Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों आज के अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जैसा हमने कल डिस्कस भी किया था, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी पहले इंडियन बन गए हैं टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। राइट। कल हमने बहुत डिटेल में एक्सियम फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करी थी कि किस तरह से राकेश शर्मा जी के लगभग 41 ईयर्स के बाद एक इंडियन हमें स्पेस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, यहाँ पर एंटर करने वाले ये पहले भारतीय यहाँ पे बन गए हैं। अब रफली 2 हफ्ते जो होंगे वो यहाँ पर इनके द्वारा स्पेंड किए जाएंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे एंड बाद में जाके जो 2027 तक हमने गगनयान मिशन को लॉन्च करना है उसका भी ये हिस्सा होंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व का पल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो आप लोग जानते होंगे एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। इसके डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो चाइना में हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ, जो आपका इन दी एंड स्टेटमेंट निकल के आया उसमें पहलगाम के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं था। अब इंडिया को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी क्योंकि देखो पाकिस्तान जैसा जो देश है वो कितना ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो एक तरह से उसकी कोशिश ये थी कि टेररिज्म का मुद्दा ही साइड कर दिया जाए, पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर साइन करने को मना कर दिया है क्योंकि टेररिज्म के अगेंस्ट हमें एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठानी ही होगी। ठीक है। बिना उसके हम यहाँ पर चीज़ें मतलब टेररिज्म को एक तरह से पनपने देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम जो डिस्कशंस हैं और साथ साथ टेररिज्म वो साथ साथ नहीं चल सकता, ऐसा भी हमारे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का मानना है। दोस्तों डेट है आज की 27 जून 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में समझा देता हूँ। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स का मतलब होता है कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट। बेसिकली कहीं ना कहीं वो एरिया या वो जो आपके फॉरेस्ट का हिस्सा है जो एक गांव की ट्रेडिशनल बाउंड्री या कस्टमरी लैंड के ऊपर देखने को मिल जाता है। अब इसमें आपके रिजर्व फॉरेस्ट भी आ गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ गए एंड इनफैक्ट ना आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ठीक है, या आप उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट बोल दीजिए या फिर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इस एक्ट के माध्यम से क्या है, जो कहीं ना कहीं लोकल लोगों के आपके राइट्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के राइट हैं, उनको यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना। तो अपने इस्तेमाल के लिए आप इसको जो रूल्स है वो कम्युनिटी यहाँ पे बना सकती है, साथ ही साथ उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको वो डिस्चार्ज कर सकती है। राइट। तो ऐसा लगता है फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखकर कि ट्राइबल के फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज के उनके राइट्स हमने यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है ना। कम्युनिटी राइट्स भी हैं, इंडिविजुअल राइट्स भी हैं, प्लस साथ ही साथ हमारी जो ग्राम सभा है उसको भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये एम्पावर करता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। लेट से कोई एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट या बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करती है, उसको अगर रोकना हो तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। राइट। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ना आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको विस्तार राइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये एक तरह के कंसेशन होता है जो कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को यहाँ पे दिया जाता है ताकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यहाँ पे इस्तेमाल कर पाए, सेल के लिए नहीं, खुद के इस्तेमाल के लिए। ठीक है। और इनफैक्ट आप लोग जानते भी होंगे जो हमारी जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वही कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग नोडल मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, ये सब तो सर हमें पता भी था, हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा भी था। अब मुद्दा पता क्या आ चुका है कि यहाँ पर इनके द्वारा इस तरह से एक कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बनाया गया। ठीक है ना, जैसा कि इनके राइट्स हैं ही हैं कि कैसे फॉरेस्ट को मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग एक प्लान बनाया गया ताकि सही ढंग से उसको इस्तेमाल कर पाएँ। पर इससे दिक्कत हो गई किसको, आपकी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को। अब पॉइंट ही आता है कि क्या दिक्कत होगी जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्या इशू आ गया इससे। देखो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई हमारे पास ना बहुत सारी पास्ट में जजमेंट्स रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टीएन गोदावर्मन केस, बहुत पॉपुलर केस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब टीएन गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था
कि फॉरेस्ट को जो मैनेज करना होगा बहुत ही साइंटिफिकली एंड प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आपको फॉरेस्ट मैनेज करने चाहिए। एंड इसी के बेसिस के ऊपर हमारे देश में आपको नेशनल वर्किंग प्लान कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेस्ट को मैनेज करना बहुत प्रॉपर प्लानिंग और साइंटिफिक ढंग से होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी और हमारे नेशनल प्लान वर्किंग कोड ने भी बोल दिया है। और इसमें जो कम्युनिटी के द्वारा आपके कंट्रोल्ड फॉरेस्ट है ना, वो भी आ जाते हैं, राइट। अब इसमें छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि भाई आप हमें यहाँ पे प्रॉपर प्लान बना के दो कि क्या ये प्रॉपर ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या साइंटिफिक ढंग फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। अब इससे पता क्या हो गया, इसमें एक तरफ आ गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सामने आ गई ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो किसके पास प्रॉपर राइट्स हैं फॉरेस्ट को मैनेज करने के, क्या वो ग्राम सभा के पास हैं, क्या फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास होने चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें पता है कि साइंटिफिकली कैसे मैनेज करना है फॉरेस्ट को। यहाँ पर दोनों के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान था ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया है, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें पहले मॉडल प्लान बना के उनको अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो और कुछ नहीं है, ये एक तरह से फॉरेस्ट और ट्राइबल मिनिस्ट्री के बीच में आपस की तकरार है जो यहाँ पर हमें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एनीवेज, जो मेजर हमारे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अब आगे फ्यूचर में पता लगेगा कैसे ये मसला सुलझता है दोनों के बीच में, एंड लेट अस सी कि कैसे क्या चीज़ निकल के सामने बाहर आती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर आगरा के रिगार्डिंग। दोस्तों, सेंटर ने यहाँ पे क्या किया है, एक रीजनल पोटैटो रिसर्च हब का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे अप्रूव किया है इन आगरा उत्तर प्रदेश, सो दैट कि पोटैटो के रिगार्डिंग जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है हम उसको यहाँ पे बढ़ा पाएं। अब अपने आप में ना ये इंटरेस्टिंग बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि भारत के अंदर ये दूसरा ही मेजर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन होने जा रहा है। सर पहला कौन सा था, आपने सुना होगा IRRI के बारे में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर आपको वाराणसी में 2017 में स्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिला। अब उसके बाद दूसरी चीज जो मेजर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन भारत में स्टैब्लिश होने जा रहा है वो आगरा में है रिगार्डिंग द पोटैटो। अब इससे फायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं हम इस पर्टिकुलर पोटैटो के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बेहतर कर पाएंगे, किसानों की इनकम बढ़ पाएंगी एंड जॉब क्रिएशन भी हो पाएगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन और बाकी सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो आपको चाइना देखने को मिलेगा पोटैटो का, और उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर पोटैटो के प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो भारत ही आपको देखने को मिल जाएगा, जो लगभग 51 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इन स्टेट्स में होती है, फिर बाद में बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये स्टेट्स भी अच्छे खासा प्रोडक्शन करते हैं पोटैटोस के। आपको ध्यान में रखना है कि हम खाते बहुत ज़्यादा है पोटैटो, पर भारत के नेटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज ट्रेडर्स के द्वारा 17th सेंचुरी के अंदर पोटैटोस को यहाँ पर भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपकी हिस्ट्री के अंदर पूछे गए हैं यूपीएससी के अंदर, तो यू मस्ट रिमेंबर दीज सच फैक्ट्स एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो 1971 में लीमा पेरू में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। इंडिया में कुछ आप नोटिस कर पाओगे पोटैटो के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के अंदर। उसके अलावा ICR का ही सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको त्रिवेंद्रम में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि हम पहले भी काम कर रहे थे, पर अगर हम बात करें मेजर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो अभी तक भारत में एक ही था, दैट वाज रिगार्डिंग द राइस वाराणसी के अंदर। अब दूसरा इस तरह से पोटैटो के लिए आगरा में यहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एनुअल बोनालू फेस्टिवल। अब ये बड़ा ही अपने आप में इंटरेस्टिंग आपको फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप जरा इसकी लोकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि यहाँ पर ना तेलंगाना के अंदर हमें जो ट्विन सिटीज हैं हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, वहाँ पर आपको हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी कुछ और पार्ट्स में भी आपको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बोनम या बोनालू जो वर्ड आया ना, वो आया है मील से, खाने से वर्ड आया। बेसिकली आप यहाँ पर महिलाओं को देख रहे होंगे, इन्होंने सर के ऊपर इस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक पॉट इनके ऊपर है, इनके सर के ऊपर, ठीक है ना। अब होता पता क्या है, इसमें होते हैं चावल। चावल वो जो आपने मिल्क के साथ
एंड गुड़ के साथ आपने कुक किए हुए हैं, जैगरी के साथ, ठीक है ना। तो वो चावल आपने इनके अंदर यहाँ पे कुक किए होते हैं। तो ये जो चावल हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, ये गॉडेस महाकाली जी को यहाँ पे ऑफर करते हैं, ठीक है ना। अब क्यों ऑफर किया जाता है, इसका रीजन ये है कि कुछ इन्होंने मन्नत मांगी थी या कुछ और चीजें करी थी, वो पूरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं गॉडेस महाकाली को थैंक यू करने का एक तरह से ये तरीका है, ठीक है। तो आप बाकी नोटिस कर पाओगे, हर साल इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अंडरस्टैंड ये करना कि ये सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग द आषाढ़ मासम, दैट इज जुलाई अगस्त के मंथ के अंदर, यानी जून जुलाई अगस्त, इन मंथ्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एट श्री उज्जैनी महाकाली देवस्थानम, ठीक है ना। तो लोकेशन भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे गॉडेस काली को यहाँ पे बहुत अलग अलग फॉर्म्स के अंदर वर्शिप किया जाता है, जैसे आपका ये लेमा पोचेमा, ठीक है, प्लोरेमा, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर गॉडेस महाकाली को यहाँ पे एक तरह से उनको वर्शिप किया जाता है। तो ये कुछ बातें थी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेटोस 5% डिफेंस स्पेंडिंग प्लान। अब आप सब लोग नेटो के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट। इस बार भी यूपीएससी में मेंबर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो नेटो के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको ये होनी चाहिए कि अटैक अगेंस्ट वन इज कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल, राइट। इसका मतलब ये है कि नेटो बात करता है किस चीज़ की, नेटो बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की या कलेक्टिव सिक्योरिटी की, कि अगर आप एक कंट्री पे नेटो की अटैक करोगे ना, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने सारे नेटो के देशों पे अटैक किया है, एंड वो फिर रिटेलिएशन भी उस तरह से ही होगा। अब इसके हेडक्वार्टर्स आपको बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जब 1949 के अंदर नेटो को बनाया गया था, तो उसमें 12 ओरिजिनल मेंबर्स थे। आज के समय आपको 32 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जिनमें फिनलैंड एंड स्वीडन ने यहाँ पे पिछले कुछ सालों में यहाँ पे इसका पार्ट बने हैं। बाकी इसके अलावा भी इनफैक्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स, साइबर सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के अंदर भी नेटो का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब नेटो की यहाँ पे मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर हमारे फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बोली कि भाई जो रशिया है ना, बेसिकली जो पुतिन है, तो पुतिन ना अभी रुकने वाला नहीं है। पुतिन के बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, यूक्रेन के अलावा भी और देशों के ऊपर यहाँ पे वो आगे हो सकता है कि उनको भी वो कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश करें। अब ऐसे टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि नेटो अपना खर्चा बढ़ाए डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो मीटिंग हुई इन द हेग नीदरलैंड्स के अंदर, वहां पर नेटो लीडर्स ने अग्री किया कि हाँ भाई हमें अपने खर्चा बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस के ऊपर, एंड दे हैव अग्रीड टू इंक्रीज इट टू 5% ऑफ जीडीपी बाय 2025। अब 5% में क्या होगा, 3.5% तो कोर मिलिट्री स्पेंडिंग पे डाला जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रूप रेडीनेस हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट नए नए जो प्रोक्योर करने होंगे वो लिए जाएंगे, ठीक है, अपने आप को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, मतलब कि कितनी रेडीजली आप अवेलेबल हो, ठीक है ना, कि कैसे आप कहीं ना कहीं किसी अटैक का जवाब देने के लिए रेडी हो, वो पूरा पूरा 3.5% ऊपर कोर मिलिट्री स्पेंडिंग करी जाएगी आपकी डिफेंस के रिगार्डिंग। बाकी का जो 1.5% होगा वो सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोर्ट, रोड, एयरफील्ड्स, तो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ये सब बनाए जाएंगे, ताकि कल को कुछ भी अटैक करने की जरूरत पड़ती है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो। प्लस साइबर डिफेंस, डिफेंस इनोवेशन, इनके ऊपर यहाँ पे पैसा डाला जाएगा। तो 3.5 वो और 1.5 ये, तो 5% ऑफ जीडीपी यहाँ पे नेटो की कंट्रीज यहाँ पे स्पेंड करेंगी। इसका रीजन यही है कि रशिया के एक्शंस जो हुए हैं पास में, चाहे 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया, 2022 में यूक्रेन का इन्वेजन हो गया, अपने आप में ये काफ़ी थ्रेट बन जाते हैं बाकी दूसरे देशों के लिए। प्लस एट द सेम टाइम जो आज के समय टेररिज्म का थ्रेट है बढ़ता ही जा रहा है, चाहे उसमें जो लोन वुल्फ अटैक हो गया, ऑनलाइन जो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं धर्म के नाम के ऊपर और चीज़ों के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं जो पूरा रीजन जो अनस्टेबल हुआ है उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे डिफेंस के ऊपर और खर्च करने की यहाँ पे ज़रूरत थी, एंड इसीलिए नेटो की कंट्रीज यहाँ पे स्पेंड करने जा रही हैं और भी डिफेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कुल्सी रिवर के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ना कुल्सी रिवर की लोकेशन पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम अगर यहाँ पे मेघालय और असम के बीच की जगह की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुल्सी रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहे हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक ज्वाइंट 55 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है लोगों को, दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर ना कम से कम जो 12 वेटलैंड्स हैं वो इस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से इफेक्ट होंगे, जिसमें आपका चांडूबी भी है। चांडूबी दुनिया का 5वां सबसे बड़ी आपको टेक्टोनिक लेक आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे आसपास जो क्रॉप्स है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं आगे हो सकता है कि कुछ दिक्कत आए उनको, राइट।
तो किसानों को, वहाँ के लोकल लोगों को ये सब इश्यूज यहाँ पे फेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको कुल्सी रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर की आपको एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी, जो ओरिजिनेट होती है मेघालय की वेस्ट खासी हिल रेंजेस के अंदर। ठीक है ना। बाकी 3 रिवर्स के मिलके बनी है, खरी, कृष्णिया एंड उमसिरी। ठीक है। पहले इसको खरी के नाम से जाना जाता है एंड अकॉर्डिंगली बाद में इसका नाम यहाँ पे कुल्सी रिवर यहाँ पे बन जाता है एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके नागरबेरा इन असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्रा के अंदर यहाँ पे मर्ज हो जाती है। ठीक है ना। कुल्सी रिवर को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी एंडेंजर्ड गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ना, उसकी लास्ट आपका जो हिस्सा है असम के अंदर, वो आपको देखने को मिलेगा कुल्सी रिवर के अंदर। मतलब बाकी और जगह में नहीं देखने को मिलती असम में, बट कुल्सी रिवर में आपको ये पाई जाती है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है। एंड बाकी आप नोटिस कर पाएंगे कि ये असम का भी स्टेट एक्वाटिक एनिमल है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, एंड नेशनल एक्वाटिक एनिमल तो डेफिनेटली गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ही। तो कुल्सी रिवर, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन और जो बाकी पॉइंटर्स थे ये क्लियर आई थिंक आपको हो गए होंगे। नेक्स्ट भी हमारा थोड़ा रिवर के कॉन्टेक्स्ट में ही अगला टॉपिक भी है, दैट इज बनाकर बनाका चेरला प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी फिर से एक डिस्प्यूट ही है। मैं समझाता हूँ आपको कि आखिर ये डिस्प्यूट क्या है। देखो आप नोटिस करना, यहाँ पर आपको ये जो रिवर देखने को मिल रही है, दिस इज योर गोदावरी रिवर, एंड यहाँ पर जो नीचे आपको रिवर देखने को मिल रही है, ये है आपकी कृष्णा रिवर। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेजरवायर प्रोजेक्ट की, जिसके माध्यम से पता क्या होगा, जो गोदावरी नदी का पानी है वो एक तरह से कृष्णा नदी के तरफ यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। अब उससे दिक्कत क्या हो रही है, उसके फायदा, पहली बात तो फायदा पता क्या है कि जो अलग अलग रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, खासकर मैं रायलसीमा की बात करूँ और नांदयाल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी पहुँच पाएगा, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये फोकस है कि गोदावरी नदी से यहाँ पर हम कृष्णा नदी की तरफ यहाँ पे पानी को डाइवर्ट करें। राइट। अब आप लोग जानते होंगे कृष्णा नदी की अगर मैं लेट से बात करता हूँ, तो आपको कृष्णा नदी, इट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर आपको महाबलेश्वर हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, उसी के जस्ट नॉर्थ से यहाँ पे कृष्णा नदी यहाँ पे ओरिजिनेट करती है एंड इस तरह से बे ऑफ बंगाल के अंदर यहाँ पर वो ड्रेन करती है। राइट। अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है गंगा, फॉलोड बाय आपका गोदावरी एंड तीसरे नंबर के ऊपर आपको कृष्णा नदी देखने को मिल जाती है। बाकी गोदावरी आप समझ ही गए होंगे, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा रिवर। राइट। एंड इसके अलावा इसका जो ओरिजिनेशन है ये भी महाराष्ट्र से ही है। यहाँ पर आपको त्रिम्बकेश्वर देखने को मिलेगा इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से गोदावरी नदी यहाँ पे स्टार्ट होती है एंड इस तरह से मूव करती है। इसको इनफैक्ट ना दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है ना। तो पॉइंट तो ये था कि हाँ सर अच्छी बात है, ये तो पानी को हम कनेक्ट कर रहे हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी को इस तरह से कर रहे हैं, पर इससे दिक्कत क्या आ गई है कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए हैं। क्योंकि देखो ये जो काम है ना, ये मोस्टली आंध्र प्रदेश देख रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग, बट दिक्कत यहाँ पे तेलंगाना को आ चुकी है कि यार हमें पानी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इस तरह के देखो डिस्प्यूट्स आते ही हैं, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है ना, कि कैसे पानी शेयर होगा, पानी बहुत ज़्यादा शेयर हो गया तो तेलंगाना को नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों स्टेट्स के बीच में अब आज के समय यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था अम्बुबाची मेला के रिगार्डिंग। अम्बुबाची मेला की अगर हम बात करें तो आपको ये असम के अंदर देखने को मिल जाएगा, ना कि महाराष्ट्र में। सो दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओआईसी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, तो देखो ये जो फाउंड हुआ था ना, ये 1969 के अंदर फाउंड हुआ था एंड इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं वो 111 नहीं बल्कि आपको 57 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट है। बाकी एक्सियम मिशन 4 हमने कल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, ये चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ना कि वीनस के रिगार्डिंग। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।